सन 2010 में उत्तराखंड के पाटनगर देहरादून में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पति ने अपनी ही पत्नी जिसके साथ उसने लव मैरिज की थी उसकी हत्या करके उसकी लाश के 72 टुकड़े करके डीप फ्रीज़र में रख दिया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल डार्क क्राइम्स पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे देहरादून का सबसे घिनौना हत्याकांड अनुपमा गुलाटी मर्डर केस के बारे में। कहानी पूरी तरह से दिल दहला देने वाली है, तो अगर आप कच्चे दिल के हैं तो इस वीडियो को यहीं से छोड़कर जा सकते हैं। साल 2010, राजेश गुलाटी और अनुपमा गुलाटी देहरादून के कैंट इलाके में पिछले 2 साल से रहते थे। पढ़ा लिखा परिवार था। राजेश गुलाटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जबकि अनुपमा ने भी MCA किया हुआ था। राजेश और अनुपमा एक दूसरे को हाई स्कूल से जानते थे। साल 1992 से दोनों का लव अफेयर चल रहा था, जिसके बाद साल 1999 में दोनों ने अपने परिवार की मंजूरी के बिना लव मैरिज कर लिया। मैरिज के तुरंत बाद राजेश को USA की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर की जॉब मिल गई, जिसके बाद दोनों USA शिफ्ट हो गए। साल 2006 में अनुपमा ने USA में ट्विंस को जन्म दिया, जिनका नाम उन्होंने सिद्धार्थ और सोनाक्षी रखा। 2 बच्चों का एक साथ जन्म होने के बाद अनुपमा अकेली दोनों बच्चों की देखभाल नहीं कर सकती थी, इसलिए दोनों ने वापस इंडिया आ जाने का फैसला लिया। साल 2008 में दोनों USA छोड़कर हिंदुस्तान आ गए, जहां अनुपमा अपने माँ बाप के साथ दिल्ली में रहने लगी, जबकि राजेश को कोलकाता की किसी IT कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब मिल गई। यहीं से शायद उनकी प्यार भरी ज़िंदगी में तूफान आना शुरू हुआ। राजेश को कोलकाता में अपने ही किसी पड़ोसी महिला से प्यार हो गया, जो कि खुद शादीशुदा थी। ऐसा कहा जाता है कि राजेश ने उस महिला से शादी भी कर ली। इधर अनुपमा को दिल्ली में जब इस बात की भनक लगी तो वो आग बबूला होकर कोलकाता आई और राजेश के साथ झगड़ा करने लगी। अनुपमा ने बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया, जिसके बाद मामला कोर्ट तक पहुंच गया। लोकल कोर्ट से राजेश को ये आदेश दिया गया कि वो ना सिर्फ अनुपमा को परेशान करेगा, बल्कि उसे हर महीने 20,000 रुपये अनुपमा और उसके दोनों बच्चों की देखभाल के लिए देना होगा। इस घटना के बाद राजेश और अनुपमा अपनी पुरानी बातों को भूलकर फिर से साथ रहने को तैयार हो गए, जिसके बाद दोनों अपने बच्चों को लेकर देहरादून चले आए, जहां राजेश जॉब करने लगा और अनुपमा बच्चों की देखभाल करने लगी। पर दोनों का रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा था। दोनों में छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे थे और ऐसे में राजेश का लव अफेयर हर दूसरे तीसरे दिन झगड़ों के बीच में आ जाता था। 17 अक्टूबर सन 2010 को जब राजेश अपनी जॉब से वापस घर लौटा तो उसके दोनों बच्चे सो चुके थे। पति पत्नी के बीच किसी मामूली सी बात पर फिर से झगड़ा हो गया और बातों बातों में झगड़ा मारपीट तक पहुंच गया। राजेश ने अनुपमा को एक जोर का धक्का दिया, जिसकी वजह से अनुपमा का सिर बेड के एक कोने से टकरा गया और अनुपमा वहीं बेहोश होकर गिर गई। पहले तो राजेश को लगा कि वो शायद मर चुकी है, पर जब उसने लेट कर देखा तो उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। राजेश को अब ये डर लग गया कि अनुपमा फिर से उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करेगी और हो सकता है कि उसे इस बार जेल भी जाना पड़ जाए। डर के मारे राजेश ने अपने घर में रखी हुई रुई निकालकर अनुपमा के मुंह और नाक में ठूसने लगा। जब अनुपमा को कुछ होश आया और अनुपमा चिल्लाने लगी तो राजेश ने एक पिलो से अनुपमा का मुंह को कसकर दबा दिया। कुछ ही मिनटों में अनुपमा की मौत हो गई। अनुपमा की हत्या करने के बाद राजेश को जब कुछ होश आया तो उसने अनुपमा की लाश को उसी बेडरूम के बाथरूम में रख दिया। बगल के रूम में दोनों बच्चे अभी भी सो रहे थे। राजेश के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती थी लाश को ठिकाने लगाना। पहले तो उसने सोचा कि लाश को मसूरी के पास किसी खाई में फेंक देगा, पर लाश को घर से निकालकर गाड़ी में रखना भी एक चैलेंजिंग काम था। राजेश को हॉलीवुड की एक फिल्म साइलेंस ऑफ द लैम्स से अनुपमा की लाश ठिकाने लगाने का आइडिया आया। वो मार्केट में गया और मार्केट से इलेक्ट्रिक कटर और एक डीप फ्रीज़र खरीदा। डीप फ्रीज़र वही जो हम दुकानों में देखते हैं, जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम रखा जाता है। पहले तो उसने अनुपमा की लाश को वैसे ही डीप फ्रीज़र में रख दिया
और जब उसकी लाश पूरी तरह से जम गई तो उसने लाश को डीप फ्रीज़र से बाहर निकाला। अब वो रोज़ रात को बच्चों के सोने के बाद इलेक्ट्रिक कटर से अनुपमा की लाश के छोटे छोटे टुकड़े करता और उन्हें पॉलीथीन की बैग में रख कर डीप फ्रीज़र में रख देता। ऐसा करते करते उसने अनुपमा की लाश के 72 टुकड़े किए और सबको पॉलीथीन में भरकर डीप फ्रीज़र में रख दिया। हफ्ते के आखिरी दिनों में वो अपने बच्चों को साथ लेकर घूमने निकलता और अपने साथ उन पॉलीथीन बैग में से 2 या 3 बैग लेकर निकलता, जिसको वो रास्ते में आने वाली खाई में फेंक देता। करीब 57 दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। इधर दिल्ली में अनुपमा के माँ बाप और भाई रहते थे, जिनसे अनुपमा की दिन ब दिन बात होती रहती थी, जो कि जाहिर सी बात है कि अनुपमा की मौत के साथ बंद हो गई। अनुपमा का फ़ोन भी स्विच ऑफ था, तो अनुपमा के माँ बाप राजेश से अनुपमा के बारे में पूछने लगे। इधर बच्चे भी मम्मी के बारे में पूछ रहे थे। राजेश ने अनुपमा के माता पिता को बताया कि उनका झगड़ा होने के बाद से अनुपमा घर छोड़कर चली गई है, आज नहीं तो कल वापस आ जाएगी। ऐसा शायद पहले भी हो चुका था, इसलिए पहले कुछ दिन तो ये बात यहीं पर रुक गई। आखिरकार 12 दिसंबर 2010 अनुपमा की हत्या के 57 दिन बाद अनुपमा का भाई सिद्धांत प्रधान अनुपमा और राजेश के घर देहरादून जा पहुंचा। राजेश ने सिद्धांत को भी यही बात बताई कि उनका झगड़ा होने के बाद से वो चली गई है, जिसके बाद अनुपमा के भाई सिद्धांत ने राजेश से पूछा कि आखिर इतने दिनों तक राजेश ने अनुपमा के लापता होने की कंप्लेंट पुलिस में दर्ज क्यों नहीं करवाई, जिसके जवाब में राजेश बताता है कि ऐसा पहले भी हो चुका है और वो वापस आ चुकी है, इसलिए उसे लगता है कि वो कभी ना कभी अपने आप वापस आ जाएगी। अनुपमा के भाई सिद्धांत को राजेश की ये बात गले नहीं उतरी। उसने राजेश को बताया कि हमें कम से कम एक पुलिस कंप्लेंट तो कर देनी चाहिए। राजेश भी इस बार पुलिस कंप्लेंट के लिए तैयार हो गया, पर उसने बताया कि पुलिस थाने जाने से पहले वो नहा धोकर तैयार हो जाता है। इसके बाद दोनों पुलिस थाने जाकर अनुपमा के लापता होने की कंप्लेंट दर्ज करवाएंगे। एक तरफ राजेश नहाने के लिए बाथरूम जाता है और दूसरी तरफ सिद्धांत के फ़ोन में उसकी बहन अनुपमा के नंबर से एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा हुआ होता है, भैया मैं आप लोगों से बहुत दूर जा चुकी हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। सिद्धांत ये मैसेज पढ़कर और हैरान हो जाता है। उसकी बहन का मोबाइल फ़ोन पिछले 57 दिनों से स्विच ऑफ था और जिसके लापता होने की कंप्लेन वो पुलिस में दर्ज करवाने ही जा रहा था, उसी बहन के मोबाइल फ़ोन से उसे ऐसा मैसेज मिलता है। उसका शक अब और गहरा हो जाता है। वो अपने जीजाजी राजेश को ये मैसेज बताता है तो राजेश उसे कहता है कि मैंने आपसे कहा कि वो कभी ना कभी वापस आ जाएगी, अब इसके बारे में पुलिस कंप्लेंट दर्ज करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनुपमा का भाई सिद्धांत अब समझ चुका था कि हो ना हो अनुपमा के गुमशुदगी में किसी न किसी तरीके से राजेश का हाथ है। वो ज़बरदस्ती राजेश को पुलिस थाने ले चलता है और वहाँ जाकर दोनों अनुपमा के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। पुलिस भी इन दोनों को तसल्ली देकर घर भेज देती हैं, पर कुछ ही घंटों में पुलिस की एक टीम राजेश के घर पर आ जाती है और अनुपमा के बारे में जानकारी इकट्ठा करती हैं। ज़रूरी पूछताछ के बाद पुलिस वहां से जाने ही वाली होती है, तभी एक पुलिस अफसर की नज़र घर में रखे डीप फ्रीज़र पर पड़ती है, जो दिखने में भी बिल्कुल नया जैसा लगता है। उस पुलिस अफसर को भी हैरानी होती है कि डीप फ्रीज़र, और वो भी घर में किस लिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग डीप फ्रीज़र का इस्तेमाल सिर्फ आइसक्रीम पार्लर और दुकानों में ही करते हैं, जबकि यहाँ सिर्फ 2 लोगों के परिवार में डीप फ्रीज़र है और फ्रीज़र भी है। इतना ही नहीं, उस डीप फ्रीज़र को ताला भी लगा हुआ था। पुलिस ने जब राजेश को उस डीप फ्रीज़र के बारे में पूछा तो राजेश कुछ भी सही से बता नहीं पाया। पुलिस ने उसे डीप फ्रीज़र को खोलने को कहा तो उसने बोला कि उसकी चाबी अनुपमा के पास है। हालांकि अनुपमा को घर से गए 57 दिन हो चुके थे और डीप फ्रीज़र बिल्कुल नया सा लग रहा था। जब राजेश के ऊपर और दबाव डाला गया तो आखिरकार उसने पुलिस को उस डीप फ्रीज़र की चाबी लाकर दे दी और खुद सहमा सा एक कोने में बैठ गया। पुलिस ने जब उस डीप फ्रीज़र को खोला तो उस फ्रीज़र के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पॉलीथीन के बैग्स रखे हुए थे जो पूरी तरह से जम गए थे। पहली पॉलीथीन बैग को निकाला और उसे खोला गया तो अंदर कुछ मांस था। उसके बाद दूसरी बैग को खोला गया जिसमें भी मांस ही था। अभी तक किसी को ये अंदाज़ नहीं था कि ये मांस इंसानी मांस है जो कि खुद अनुपमा का है।
जब तीसरी पॉलीथीन बैग को खोला गया तो उसमें मांस के साथ कुछ इंसानी उंगलियां भी दिखी। घर में हाजिर सभी लोग ये उंगलियां देखकर भौंचक्का रह गए। जब राजेश को इसके बारे में पूछा गया तो वो फुट फुट कर रोने लगा और उसने बताया कि ये अनुपमा की ही लाश है और उसी ने अनुपमा को मारकर उसकी लाश के साथ ये अंजाम किया है। राजेश ने अनुपमा की लाश के कुल 72 टुकड़े करके पॉलीथीन बैग में रखे थे। जब राजेश का कांड सामने आया उस वक्त उस डीप फ्रीज़र में पॉलीथीन के कुछ 35 बैग्स मिली थी। बाकी की पॉलीथीन बैग राजेश फेंक चुका था। पुलिस ने तुरंत राजेश को गिरफ्तार किया और उसे पुलिस थाने ले गए, जहां उसने पूरी डिटेल में इस घिनौने हत्याकांड की जानकारी पुलिस को दी। दरअसल राजेश अपनी बीवी की रोज बरोज की लड़ाइयों से तंग आ गया था। जिस औरत के साथ उसने अपने परिवार के खिलाफ जाकर लव मैरिज की थी, उसी के साथ रहने में उसका दम घुटता था। इस प्यार बड़े रिश्ते को जहरीला बनाने में कई हद तक राजेश का वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी जिम्मेदार था। 1 सितंबर 2017 को कोर्ट ने राजेश को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई, साथ साथ 15 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया, जिसमें से 70,000 रुपये राजकीय कोष में, जबकि बाकी के राजेश और अनुपमा के दोनों बच्चों की देखभाल के रूप में दिए गए। राजेश के दोनों बच्चे आज के दिन करीब 18 साल के हो गए होंगे, जो अपने नाना नानी और मामू के साथ दिल्ली में ही रहते हैं। तो ये थी हमारी आज की खौफनाक कहानी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल डार्क क्राइम्स को सब्सक्राइब कीजिए।